स्पीकर है मिस्टर शैलेंद्र देवांगन जी, जो रेजिडेंशियल प्लॉटिंग और हाउसिंग प्रोजेक्ट में काफी सालों से वर्क कर रहे हैं। तो मैं शैलेंद्र देवांगन जी का स्वागत करूंगा। प्लीज आए और अपने बारे में 2 शब्द जरूर बोलें। धन्यवाद प्रेसिडेंट मनीष जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र देवांगन, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य इंफ्राटेक रियल एस्टेट ग्रुप से, और आप सभी को छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स की तरफ से आज के जूम मीटिंग में एनएआर और पूरे रियल्टर भाइयों को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं तो रियल एस्टेट में इत्तेफाक समझता हूं कि मेरा जब आना हुआ 2007-8 में, मैं उससे पहले जो है मैं रियल एस्टेट के पहले मैं कुछ दूसरा वर्क कर रहा था नेटवर्किंग से रिलेटेड, और उस नेटवर्किंग में मैंने कुछ पैसा अर्न किया और एक जगह आकर के मैंने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया। तब मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं रियल एस्टेट में आऊंगा करके। उस समय ये हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टेबल नहीं होती है, मन में यही चलता रहता था कि यार इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, अगर ये बिजनेस कहीं भी डम हो गया तो उसके बाद क्या, बहुत डर होता था। लेकिन इत्तेफाकन ये हुआ कि जब मैंने प्रॉपर्टी लिया तो जिससे प्रॉपर्टी लिया उनके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया, एक अच्छा रिलेशन बन गया। हम उम्र था लगभग वो, और उनको अपने उनके साथ मैंने प्रॉपर्टी लिया, उसके साथ साथ उनको 2-4-5 प्रॉपर्टी ली और क्लाइंट्स दे दिया मैंने। तो उस टाइम पे उनको जब क्लाइंट दिया तो मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी कि वो मुझको कोई कमीशन देंगे या इस प्रकार से कुछ भी, पर भी उन्होंने मुझको कुछ पैसे कमीशन के रूप में दिया। ध्यान नहीं है कितना पैसा मिला होगा मेरे को, लगभग 20,000, 15,000, 25,000 ऐसा कुछ कमीशन मिला था। छोटे टिकट साइज का प्रॉपर्टी था वो। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है कि मैंने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलाया, सिर्फ जाकर के साइड घुमाया, चलो घूम के आते हैं, और उसको मिलाया, और मैं जो है 3-4 लोगों के माध्यम से लाख रुपए के ऊपर कमा दिया मैं। और वो कमाई जो है मेरे माइंड में क्लिक कर दिया कि यार एक ऐसा भी बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक से दूसरे व्यक्ति को मिलाने से भी बड़ा पैसा मिलता है। देन फिर हुआ कि मेरा जो जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा था वो बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल पे चला गया और मुझको रियल एस्टेट में फिर परफॉर्म करने का मौका मिला। दोस्तों, जब मैं रियल एस्टेट में फोकस होकर के परफॉर्म किया, उस टाइम मेरा स्ट्रगल टाइम ऐसा था कि मैं नॉन प्रोफेशनल वे पे काम किया तो मुझको क्लाइंट्स आसानी से मिल गए। जब प्रोफेशनल वे पे उतरा तो पूरे 9 महीना मुझको एक सिंगल क्लाइंट नहीं मिला था। वो 9 महीना मतलब इतनी बुरी स्थिति थी मेरी कि मैं क्या बताऊं। घर से भी बत्ती पड़ती थी और अपने खुद के शौक को मार करके बैठे थे हम, तो अपने जेब से पैसा लगा के बैठे थे। लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, ऊपर वाले का कृपा हुआ कि एक डील हुआ 3,000-4,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट का छोटे बजट पे, और उसमें मैं 67,000 रुपीज कमाया। वो दिन और आज का दिन, एक पहला किसी दूसरे का प्रॉपर्टी बेचा हूं मैं, और आज अपने खुद का एक एज अ स्ट्रेटेजिक इन मार्केटिंग कंपनी आज 5-5 प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा हूं मैं। तो ये दोस्तों इतना सारा दौर में मैं आगे बढ़ा हूं और लगातार प्रोग्रेस हर चीज को देखा हूं मैं। और दोस्तों, बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइफ स्टाइल को अचीव करूंगा। आज हर चीज है मेरे पास में। मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं अपने छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स का। जब 3 साल पहले मैं CGAR में एंट्री किया, किसी इवेंट में गया था, उसके बाद मैंने जब एंट्री किया तो उसमें मुझको बताया गया, जैसे मनीष भैया थे, विशाल भैया थे, ये हमसे सीनियर्स पर्सन है, 2012 से छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स चल रहा है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एसोसिएशन है। तो इस एसोसिएशन के मीटिंग में मैं गया हुआ था, और मुझको बोले कि भैया जुड़ जाओ, यहाँ पे काम करेंगे, मिल करके दोस्त यार जैसे रहेंगे, पिकनिक करेंगे, मजा आता है। मैं जुड़ गया जाकर के वहां, और लिटरली ये 4 साल कैसे निकला पता नहीं चला। सारे भाइयों से, बड़े भाइयों से, दोस्तों से इतना अच्छा बॉन्डिंग बना। इसी CGAR में आने के बाद मैंने अपना नाम बनाया, मैंने अपना काम बढ़ाया, बिल्डरों से रिलेशन बना, और मार्केट में आज एक स्टेबल पोजीशन पे हूं, जहां पर मेरे पास में 100 से ज्यादा लोग टीम काम कर रहे हैं, और लगभग 27 लोगों की मेरी इन हाउस सैलरी टीम है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स को, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स को, और आप सभी रियल्टर भाइयों को, जो आप हम सभी को आज सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद मनीष भैया, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र भाई। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन में, जिसमें इस पेंडेमिक मार्केट में जहां लोग कर रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट अभी ठीक नहीं है, रियल एस्टेट मार्केट डाउनफॉल है, या
अभी रियल एस्टेट करना ठीक नहीं है। तो आज हम उसी पेंडेमिक सिचुएशन के बाद का रियल एस्टेट मार्केट पे डिस्कशन करेंगे आज हमारे टीम मेंबर से कि मार्केट की क्या पोजीशन है और क्या ऐसी स्थिति है। तो मैं हमारे वाइस चेयरमैन विशाल नारंग जी से पूछना चाहूंगा कि पोस्ट पेंडेमिक जो सिचुएशन है मार्केट की, वो आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं, मार्केट किस वे पे जाएगा और कैसे ग्रोथ करेगा? जी मनीष जी, मनीष जी, पिछले साल जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो हम सबके जहन में यही सवाल था कि आगे रियल एस्टेट कैसे जाएगा। बट पोस्ट पेंडेमिक की लॉकडाउन के बाद हमने ये देखा कि मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, स्पेशली रेसिडेंशियल, क्योंकि अधिकांश लोग घर से काम कर रहे थे, लोग घर पे रहते थे अधिकांश समय। लोगों ने ये महसूस किया कि हमें अब जो शेल्टर नहीं, अब लाइफस्टाइल की भी जरूरत है। लोगों ने बड़े घरों की डिमांड की, बड़े फ्लैट्स बिकने लगे। मतलब कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी वाली जो चीज आती है मन में, वो आ गई कि भाई कुछ भी हो अपना घर खुद का होना चाहिए। तो अचानक से रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ी है और वैसे ही पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट डाउन था, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री थी नहीं, तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की डिमांड एकदम से बढ़ गई। और मेरे ख्याल से मार्केट जो है, हम अगर पिछले 2008 की बात करें, 9 की बात करें, तो मार्केट हमेशा अप एंड डाउन रहा ही है। कहीं हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस थी, कभी नोटबंदी आई, कभी रेरा था, कभी जीएसटी था, पर अपना मार्केट चलता रहा। तो अपना मार्केट आगे भी चलता रहेगा क्योंकि डिमांड इस लाइन में हमेशा है और सप्लाई फिक्स है। रियल एस्टेट ग्रो नहीं कर रहा, मतलब जमीन उगती नहीं है, जमीन बनाई नहीं जाती। तो मेरे हिसाब से मार्केट रहेगा अच्छा, हमारा फ्यूचर अच्छा है, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच विशाल जी, बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई दिया कि पोस्ट पेंडेमिक आने वाली क्या सिचुएशन रहेगी। ज्यादातर लोग यही निगेटिव लेके सोच रहे हैं कि मार्केट जो है डल है करके, बट आपने बहुत अच्छे से बताया कि मार्केट कभी डल नहीं होगा क्योंकि लैंड उतना ही है और बायर और आबादी उतनी ही बढ़ रही है। तो हमारे लिए कभी शॉर्टफॉल की पोजीशन नहीं रहेगी रियल एस्टेट मार्केट में। सो एवरीवन बी रेडी, हम सभी तैयार हैं कि हम कैसे रियल एस्टेट मार्केट को और आगे बढ़ाएं। मेरा अगला सवाल है हमारे सेकंड स्पीकर मिस्टर शैलेंद्र देवांगन जी से कि आप जैसे अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक्सपर्ट के लिए जाने जाते हैं, तो आप कैसा सोचते हैं कि कोरोना काल में रेजिडेंशियल हाउसिंग और इस अफोर्डेबल मार्केट का कैसा स्कोप रहेगा आपके हिसाब से? शैलेंद्र देवांगन, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो क्राइसिस है, ये तो हम जब से रियल एस्टेट में आए हैं तब से देख रहे हैं। पेंडेमिक तो अभी 2020 में आया, उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा बैठा। इससे पहले हमने नोटबंदी देखा है, उसके बाद हमने जीएसटी देखा है। तो हम जो है मार्केट को समझ चुके हैं आज की डेट में। ये हमारे साथ अचानक और पहली बार होता तो हमको लगता कि यार ये क्या हो गया, और हम शायद डिमोटिवेट हो जाते या मार्केट पूरा डिमोटिवेट होकर के क्रैश हो जाता। पर हमको मालूम है कि अभी स्थिति क्या होनी है। लगातार 3-4 साल के डाउनफॉल के बाद में अगर पैंडेमिक जहां से स्टार्ट हुआ और 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में लास्ट ईयर जो है मई में जून में जब लॉकडाउन खुला, और जून में 1 जून से 30 जून तक का छत्तीसगढ़ शासन का जो आंकड़ा है रजिस्ट्रियों का, और यहाँ से रजिस्ट्रियों से हुए रेवेन्यू का जनरेशन, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ छत्तीसगढ़ सरकार का, वो आप देख करके अचंभित हो जाएंगे। वो आंकड़ा था 1 महीने में 1600 करोड़ रुपए का रजिस्ट्री खरीदी बिक्री, 1600 करोड़ रुपए का रजिस्ट्री 1 महीने में हुआ, और सिर्फ 1 महीने में ही छत्तीसगढ़ शासन को 126 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। उसके बाद में फिर पूरे सत्र पे कुल मिलाकर के 3000 करोड़ रुपए का खरीदी बिक्री और लेन देन हुआ था। मैं जहां तक देख पाया हूं और जहां तक मेरा रिसर्च चला है, एनालिसिस किया हूं मैं, 2 साल के अपेक्षा इस साल पे ज्यादा बिजनेस हुआ है छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट मार्केट में। और भी डीपली हम गए, उसके बाद में ये समझ आया कि लोगों को जो है, पहले क्या होता था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या किसी भी प्रकार के दूसरी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अब लोगों को समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियल एस्टेट इज द बेस्ट है। और दूसरा चीज, हर किराएदार को अपना खुद का घर, अगर मैं रेसिडेंशियल अफोर्डेबल की बात करूं, हर किराएदारों को अपने खुद की घर का महत्वता समझ आ गया है। क्योंकि जो स्थितियां निर्मित हुई थी, आप देखें जैसे पिछले समय कोविड चला था, जो मीडिया में चला था, किराएदारों की जो स्थिति थी, वो स्थिति से उबरने के लिए अब लोगों की मेंटलिटी है कि अपना घर ही अपना होता है। तो इसकी वजह से मार्केट जो है काफी अच्छा हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि कोविड से सारे व्यापार में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का फर्क पड़ा है, पर हमारा जो मार्केट है, रियल एस्टेट जो मार्केट है, फर्क पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि डाउनफॉल में चला गया है। हमारा मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेचुरेट हुआ है, हम रुके हैं।
हमारा मार्केट जमीन के अंदर नहीं गया है, नीचे नहीं उतरा है, हम रुके हैं वहीं पर। क्या होता है कि अभी 3-3 महीना तो कोई साइट विजिट्स नहीं हो रही है। भाई मैं एक ही चीज समझता हूँ कि प्रॉपर्टी कौन खरीदता है? प्रॉपर्टी वही खरीदता है जिसके पास इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं से बना होता है। वो इनकम का सोर्स चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे वो दूसरे प्रकार का बिजनेस हो जिसके पास आवक एनी टाइम बना रहता है। 2016 के बाद से जो कच्चे का जो व्यापार होता था, नोटबंदी का जो के टाइम के बाद से लगभग इन्वेस्टर्स और जो कच्चे का पैसा लगाने वाले तो ऑलरेडी फिल्टर हो चुके हैं। और उसके बाद अब जो है हमारे साथ में उस टाइम से लेकर के एक्चुअल बायर्स चल रहे हैं। तो एक्चुअल बायर्स क्या हुआ, 3 महीना सेचुरेट हो गया, 3 महीना काम में नहीं गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने बाद जब जा रहे हैं काम में, वो अभी हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 2 महीना और थोड़ा सा रुका रहेगा मार्केट, लेकिन जब मार्केट उठेगा तो फिर हम कहीं ना कहीं बूस्ट कर लेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले समय से रियल एस्टेट की जर्नी में लगातार चल रहा हूँ। 2017-18 मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, 19 भी बहुत अच्छा नहीं गया था, पर जब लॉकडाउन जब ओपन हुआ उसके बाद मेरा बिजनेस का ग्रोथ कम से कम 4 गुना, इसी लास्ट के 7-8 महीने में मैंने अपने बिजनेस को 4 गुना ऊपर लेके गया है। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव बिजनेस हुआ है अभी, क्योंकि मुझको जो है सीखने की जरूरत थी और मैंने सीखा है। चीजें तो बिक रही है, सीखने की कहीं ना कहीं जरूरत थी, मैंने अपने टाइम को वहां पर स्पेंड किया। तो ऐसा आप लोग रियल्टर्स को व्यापार शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराए, बिल्कुल भी ना कीजिए। आप चीजों को थोड़ा सीखिए, नए तरीके लाइए कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, नए तरीके लाइए कि आप लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है। काम अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ मार्केट ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेहतरीन मार्केट है, खासकर रियल एस्टेट को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी बचपना में है। अभी 25 साल के बाद देखिएगा कि क्या होगा। आप 25 साल तक रुकने का इंतजार कीजिए, पीछे मत हटिएगा। बस आपसे इतना ही चाहूंगा। धन्यवाद। ओवर टू यू मनीष भैया। थैंक यू वेरी मच शैलेन भाई, बहुत अच्छे से मोटिवेटेड वे पे आपने बताया इस टॉपिक को। मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं ब्रजेश पटेल जी। मैं उनको पूछना चाहूंगा कि कोविड के बाद प्रॉपर्टी मार्केट का क्या सिचुएशन रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, आप क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ और नेशनल में? जी मनीष जी, जैसे कि मेरे पूर्व 2 वक्ताओं विशाल भाई और शैलेंद्र भाई ने बताया कि कोविड के बाद कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। पक्ष है कि कहीं से भी मार्केट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है। उसका रीजन है मानव इतिहास में पहले भी हिस्ट्री में ऐसे प्रलय आए हैं। अगर हमारी लाइफ टाइम में हमने देखे तो भुज का भूकंप आया था 2001 में। वहां के सारे मार्केट और सारी चीजें तहस नहस हो चुकी थी। और अगर आज हम 10 साल बाद भी अगर आज कच्छ को देखते हैं तो वापस वो नई सिटी नई तरीके से डेवलप हो गई, लोगों ने नए तरीके से रहना शुरू कर दिया। तो इसमें पराजय कोरोना की होगी या कोविड की होगी, मानव की नहीं होने वाली है। और जब भी हम ह्यूमैनिटी और मानवता की बात करते हैं तो उनको महत्वपूर्ण जरूरत है, वो है मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान की जरूरत या घर की जरूरत, फ्लैट हो, मकान, प्लॉट हो, उसकी जरूरत कभी भी कम नहीं होने वाली है। अभी तो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने जैसे स्पेक्स एक्स और उन्होंने मंगल ग्रह और चांद पे भी प्रॉपर्टी की प्लानिंग शुरू की है। मतलब कहीं ना कहीं जरूरत है ना, तभी तो वो शुरुआत हो रही है। तो जैसा कि एक अंतरराष्ट्रीय अभी रिव्यू भी आया है IMF का कि भारत को आने वाले 2 सालों में भारत की GDP डबल डिजिट पे आ जाएगी। मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ है। जब भी किसी भी कंट्री की GDP बहुत सुपर तरीके से आगे बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट कारोबार में जरूर पड़ता है, क्योंकि लोगों की आमदनी अगर हो रही है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस आमदनी का, इनकम का, वो स्टेट में ही करते हैं। वो नया फ्लैट खरीदेंगे, नई शॉप खरीदेंगे, मॉल में शॉप खरीदेंगे या अपने लैंड खरीदेंगे। तो मैक्सिमम पार्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरे हिसाब से कहीं भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये टाइम बिंग शॉर्ट या मार्केट ऐसी डल है, बट वाले समय मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है मनीष जी। थैंक यू वेरी मच ब्रजेश भैया, बहुत शानदार तरीके से आपने इसको एलोबरेट किया और ये बहुत सही तरीका था जिसको सटीक रिप्लाई हम सबको जानना जरूरी था। हमारे लीजिंग और रेंटिंग के एक्सपर्ट बलराम बजाज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो आज का इस पोजीशन है और कोविड के बाद
इसकी क्या स्थिति रहेगी, ये थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इस विषय पर। जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जैसा कि ब्रिजेश भैया, विशाल भैया और शैलेंद्र भैया ने काफी चीजें कवर कर ली, बट ड्यूरिंग पैंडेमिक बात करें तो फिलहाल कमर्शियल रियल एस्टेट भी इस महामारी के कारण प्रभावित बाजारों में से एक है। बट कमर्शियल रियल एस्टेट का पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका सेक्टर बहुत वास्ट है। इसमें रिटेल, ऑफिस, बैंक्स, F&B, होटल्स, एंटरटेनमेंट जैसे कई अन्य सेक्टर्स हैं जो आज के समय में हर किसी की डे टू डे एंड बिजनेस नीड्स को फुलफिल करते हैं। लेट मी नेम सम ऑफ द सेक्टर्स जो पोस्ट पैंडेमिक अपना एक्सपांशन बहुत एग्रेसिवली करेंगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, हाइपर एंड सुपरमार्केट, हेल्थ एंड वेलनेस, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स और कोवर्क एंड को लिविंग स्पेसेस। मनीष जी। जी, थैंक यू वेरी मच बलराम जी। लीजिंग और रेंटल अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट स्पेस है, तो इसको भी एक मौका मिल रहा है, तो ये हम सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं विशाल नारंग जी से पूछना चाहूंगा कि आप लैंड, फ्लैट, विला, इन सब में किस चीज को प्रीफर करेंगे आज की डेट में, एज ए इन्वेस्टर्स या एज अ बायर या एज अ रियल एस्टेट एजेंट, कि आप किस तरफ फोकस करेंगे? विशाल नारंग जी। मनीष जी, लैंड, फ्लैट, विला तीनों अपनी अपनी जगह मतलब इंसान की जरूरत के हिसाब से है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज की तारीख में लैंड में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी में ही है। बट अगर आप सिक्योरिटी लिविंग की बात करोगे, सेफ्टी की बात करोगे, आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्लैट लिविंग इज द बेस्ट। सबसे ज्यादा सेफ आदमी फ्लैट पे ही है, सिक्योर्ड है, लो मेंटेनेंस है और आदमी वहां पे ज्यादा एंजॉय करता है सोशल एमिनिटीज के साथ। तो अपना अपना परसेप्शन होता है इंसान का। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लैंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप एंड यूजर हो और अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए तो फ्लैट इज द बेस्ट मेरे हिसाब से। जी जी जी। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब सिक्योरिटी और इन चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है रियल एस्टेट मार्केट में हमको काम करने की? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है सर। जैसे कि अभी बहुत सारे बायर्स हैं जो पसंद करते हैं कि हम लैंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, फ्लैट का रीसेल नहीं है, ऐसा बोलते हैं, तब मैं क्या सोचते हैं? वही मेरा वही कहना है कि अपना अपना परसेप्शन है कि उसको जरूरत क्या है। अगर सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा कि लैंड पे ही करना चाहिए जी, क्योंकि जो रिटर्न्स है उसको लैंड पे आएंगे, वो फ्लैट पे नहीं आएंगे। बट अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, फैमिली की सिक्योरिटी देख रहा है, तो फ्लैट इज द बेस्ट, क्योंकि वो ओपन लैंड में घर बना के रहेगा तो उतनी सिक्योरिटी उसको नहीं मिलेगी जो एक कैंपस में रहने में, जो एक गेटेड कम्युनिटी में रहने में जो मिलेगी उसको। जी जी, थैंक यू वेरी मच विशाल भाई। मेरा अगला क्वेश्चन है शैलेंद्र देवांगन जी से। जैसा कि इस समय आप रियल एस्टेट व्यापार को और बेहतर करने के लिए क्या करना होगा आपके हिसाब से? आप क्या सोचते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर करने के लिए और क्या कर सकते हैं सभी रियल्टर्स? शैलेंद्र देवांगन जी। मनीष जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको रियल एस्टेट करना तो है, काम तो करना है, सेल्स करना है, ये सारे लोग सोचते हैं, लेकिन बेहतर कैसे कर सकते हैं हम उसको? क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, मैं रेसिडेंशियल्स पे हूं और हमारा जो काम होता है जनरली साइट्स विजिट्स मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम साइट विजिट से ही हम कन्वर्शन समझते हैं। तो और साइट विजिट का जो अभी टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमको अपना जो है टेस्ट चेंज करना पड़ेगा, हमको अपना प्रोग्राम अलग तरीके से करना होगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीखने की, क्योंकि अब हमको अब ऐसा समय आ चुका है कि हमको अब नए तरीकों को सीखना पड़ेगा। नए तरीकों का मतलब है कि आपको पहले अब टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब और भी जितने भी प्रकार के आपके लीड जनरेशन के जो चीजें हैं, आपको इसमें उतरना पड़ेगा पर्सनल लेवल पे, और फिर जाकर के कहीं होगा। मैं देखता हूं कि लोग जो है सीखते नहीं है, सीखने में रुचि नहीं दिखाते हैं। अभी भी देखिए कि हमने इतने सारे लोगों को पूरा एसोसिएशन और इतने सारे लोग पूरे सबके टीम के मेंबर्स लोगों को भेजे हैं, और उसके बाद सीखने की इच्छा जितने लोगों में है उतने लोग 100 लोग के आसपास आज यहाँ पर हैं। हमने कम से कम सारे लोग मिलकर के 1000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को भेजा हुआ है। तो जो सीखेगा वही जीतेगा। और रियल एस्टेट को बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है सीखने की। सीखने की जरूरत यह है, थोड़े पैसे खर्च करने होंगे सीखने के लिए। सोशल मीडिया के लिए लीड जनरेशन की चीजों को सीखना होगा, फेसबुक से जो लीड जनरेशन होता है वो। अगर पैसे भी नहीं है कुछ लोगों के पास, तो मैं आपको और बता दूं, जो क्योंकि मैं ये 1.5 महीना जो है सिर्फ और सिर्फ अपना समय पूरे सीखने में लगाया हूं। मैं सवेरे से लेकर के सिर्फ रात तक सीखते ही रहता था और बहुत कुछ सीखा हूं मैं, बहुत कुछ मिला है मुझको इस सीखने से। आप YouTube में जाइए,
और यूट्यूब में आप सर्च मार लीजिए कि हाउ टू जनरेट लीड फॉर फ्री, आपको 50 प्रकार के उसमें आइडियाज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिए। आप नए जितने रियल्टर्स है, आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं मैं कि आपको ये चीज करना होगा। और दूसरा चीज सीखने का एक चीज और हो सकता है कि आपको क्लाइंट्स के साथ में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको प्रिपेयर करना होगा। आप चले जाते हैं साइट विजिट कराने और क्लाइंट कुछ भी पूछता है, आप उस समय क्या करते हैं कि आप हड़बड़ा जाते हैं, आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं होता कि आप उस क्लाइंट को कैसे आंसर देंगे। तो आपको उसको सीखने के लिए, और टेक्नोलॉजी पे ही आपको बताऊं मैं, तो आप इस पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, आप गूगल पे आंसर द पब्लिक आप वेबसाइट खोलिए और उसमें जाकर के कैटेगरी पे रियल एस्टेट पे जाके सर्च कीजिए। आपको कम से कम 200 से ज्यादा रियल एस्टेट से जुड़े हुए पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि क्लाइंट हमसे क्या क्या पूछता है या हमको क्या क्या जानने की जरूरत है जो हम बता सके। और भी आपको उसमें जानना है, आप चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक हो गया, उसके अलावा फिर होता है क्वारा इंडिया, QUORA, क्वारा इंडिया। आप इसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आंसर और क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर ले और कल के दिन कोई क्लाइंट पहुंचता है, मैं एज अ रियल्टर बात कर रहा हूं, अगर कल के दिन कोई क्लाइंट पहुंचता है कि भैया कोविड चल रहा है, क्या होगा, उसके पास जेब में पैसा है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि ब्रिजेश भैया इंश्योरेंस सेक्टर पे है, क्लाइंट पैसा रखा रहता है, लेकिन पैसा वो अपनी मर्जी से कभी नहीं निकालेगा। वो हमेशा डरा हुआ रहता है यार कि मेरा पैसा है, मैं अभी निकालूं या ना निकालूं, अभी सही समय है या नहीं है। आपको सही समय समझाना पड़ेगा, और आप जब तक खुद नहीं समझेंगे कि समय सही है कि नहीं है, तब तक आप नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आपको लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना लर्निंग के आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। 1 साल 2 साल 3 साल का कैरियर नहीं है रियल एस्टेट में आपको आगे बढ़ना है तो आपको 10 साल का विजन लेके चलना पड़ेगा, कम से कम 10 साल का। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो कितने बार गिरा हूं, कितने बार उठा हूं, सारे लोग जहां तक जितने भी एसोसिएशन में है सभी को लगभग जानता हूं मैं कि किस किस परिस्थितियों को देख करके आगे बढ़े हैं। लेकिन सारे लोग लगभग जितने हम मेंबर्स हैं यहाँ पे सभी 10 साल के ऊपर है और आज सभी स्टेबल है। तो आप लोगों को विजन बना के काम करना होगा। लर्निंग और विजन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू मनीष भैया।